विज्ञान, तकनीक और नवाचार यही शब्द है जो मानवीय विकास और धरती के संरक्षण की कुंजी है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हर इंसान विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लेकर जागरूक हो। हमारा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान यही काम कर रहा है। मैं हूं राकेश अंदानिया। आज भी ऐसी ही कुछ जानकारियां देंगे जो आसान और रोचक तरीके से आपके ज्ञान में विज्ञान का तर्क पैदा करेगी। तो शुरू करते हैं ज्ञान विज्ञान का ये रोमांचक सफर। पेड़ पृथ्वी के लिए फेफड़ों का काम करते हैं, यह बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी गिनने की कोशिश की है कि आपके आसपास, आपके शहर में कितने पेड़ होंगे? नहीं। हमारे वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया है। उन्होंने एक शहर या देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कितने पेड़ हैं इसका विश्लेषण किया है। यह सुनकर आपके मन में भी जिज्ञासा हो रही होगी। तो आइए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की स्टोरी में। पेड़ों से हमारा वातावरण साफ होता है, हमें स्वच्छ हवा मिलती है। विज्ञान की भाषा में कहें तो पेड़ ऑक्सीजन देने के साथ साथ हमारे आसपास से कार्बन हटाने का काम करते हैं। यही वजह है कि प्राचीन काल से लोग पेड़ पौधों और वनस्पति के संरक्षण पर जोर देते रहे। वो अलग बात है कि अंधाधुंध विकास की दौड़ और प्राकृतिक दोहन ने पृथ्वी के इन फेफड़ों को कमजोर बना दिया, जिसका नतीजा मानव भुगत रहा है। खैर, ये बात अपनी जगह, लेकिन हम आज आपको बता रहे हैं कि पृथ्वी पर फिलहाल कितने पेड़ हैं। जी हाँ, कुछ साल पहले एक विस्तृत विश्लेषण द्वारा पृथ्वी पर मौजूद वृक्षों की गणना की गई थी। वैज्ञानिकों ने उपग्रहों से प्राप्त डेटा के आधार पर एक एल्गोरिदम की मदद से कुल पेड़ों की संख्या का पता लगाया। इस अध्ययन के मुताबिक पृथ्वी पर करीब 30 खरब पेड़ हैं। ये आंकड़े चौंकाने वाले थे, क्योंकि इससे पहले के अध्ययनों की तुलना में यह संख्या बहुत ज्यादा थी। ताजा अध्ययन के मुताबिक विश्व में प्रत्येक व्यक्ति औसतन 400 पेड़ हैं। कुल पेड़ों का 15 से 20% हिस्सा दक्षिण अमेरिका के वर्षावनों में है। इसके बाद सबसे ज्यादा पेड़ कनाडा और रूस के बोरियल जंगलों और टैगा में हैं। इसी वजह से कनाडा में प्रति व्यक्ति 9000 वृक्ष हैं और इसके उलट मध्य पूर्व में बहरीन के 15 लाख वासियों के लिए कुल 3100 ही पेड़ हैं। भारत में प्रति व्यक्ति 28 पेड़ हैं, जो दूसरे कई देशों की तुलना में काफी कम है। भारत की भौगोलिक विविधता के चलते प्राकृतिक वन क्षेत्र में काफी फर्क है। एक तरफ अरुणाचल प्रदेश का 80% क्षेत्र वनों से घिरा है, वहीं राजस्थान में कुल 10% क्षेत्र में ही वन हैं। पेड़ों का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि ये प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन बनाते हैं और वातावरण से कार्बन को सोख लेते हैं। एक तरह से प्राकृतिक फिल्टर का काम करते हैं। सिर्फ पेड़ ही नहीं, तमाम तरह की वनस्पति और समुद्री शैवाल भी इस काम में बराबर से मदद करते हैं। तो अब जितनी ज्यादा हरियाली होगी, वनस्पति होगी, हमारी धरती उतनी स्वस्थ रहेगी। और जैसे जैसे ये कम होगी, धरती के साथ साथ हमारा दम भी घुटने लगेगा। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि मौजूदा 30 खरब पेड़ों के अनुमान को और बढ़ाने के लिए हम अपना योगदान जरूर करें। इस वक्त देश मतदान का महापर्व मना रहा है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना मतदान से जुड़ा कुछ विज्ञान आप तक पहुंचाया जाए, और वो भी रसायन। अब आप सोचेंगे मतदान और केमिकल? जी हाँ, चुनाव में हमेशा इससे हमारा साबका पड़ता है। यह है मतदान के दिन हमारी उंगली पर लगाई जाने वाली शाही। क्या आप जानते हैं ये कैसे बनी और उपयोग की गई? चलिए हम बताते हैं। मोहल्ले का पार्षद चुनना हो या विधायक या फिर देश की सरकार बनाने के लिए सांसद का चयन, हर चुनाव में हमारी तर्जनी पर एक बैंगनी रंग की स्याही का निशान लगा दिया जाता है। चुनाव भले ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होने लगे हों, लेकिन ये स्याही आज भी लगाई जाती है। और तो और
यही निशान लगी उंगली दिखाकर हम शान से अपना फोटो भी खिंचाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस स्याही की जरूरत कैसे पड़ी? इसका आविष्कार किसने किया? आज हम इसी स्याही के वैज्ञानिक तथ्य आपको बताएंगे। देश आजाद हो रहा था, चुनाव होने भी तय थे। ऐसे में फर्जी मतदान रोकने के लिए एक ऐसे निशान की जरूरत महसूस की गई जो लंबे समय तक मिटाया न जा सके। इस स्वदेशी अमिट स्याही की खोज का काम सौंपा गया वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला NPL को। 1940 के दशक में CSIR के तत्कालीन महानिदेशक डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर ने स्याही विकास पर काम कर रहे CSIR के रसायन विज्ञानी डॉक्टर सलीमुज़्ज़मान सिद्दीकी को ऐसी अमिट स्याही तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने सिल्वर क्लोराइड युक्त एक नमूना भेजा। हालांकि इसका निशान पड़ने में बहुत देर लगती थी। रसायनविद डॉक्टर सिद्दीकी ने नमूने में सिल्वर ब्रोमाइड मिलाकर देखा। इससे स्याही का निशान फौरन त्वचा पर पड़ गया। बाद में डॉक्टर ML गोयल ने इस काम को आगे बढ़ाया। उनके नेतृत्व में NPL ने 1950-51 में अमिट स्याही का पहला नुस्खा तैयार कर लिया। इसी अमिट स्याही का इस्तेमाल देश के पहले आम चुनाव में किया गया था। दूसरे आम चुनाव में भी NPL ने ही अमिट स्याही की 3,16,707 शीशियां उपलब्ध कराई थीं और इस तरह बैंगनी रंग की ये स्याही आम चुनाव का प्रतीक बन गई और अब तक कायम है। हालांकि अनुसंधान की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए NPL अमिट स्याही के उत्पादन का काम जारी नहीं रख सकता था। इसलिए नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अमिट स्याही के फार्मूले को पेटेंट करा लिया और इस स्याही के उत्पादन का काम कर्नाटक स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मैसूर लैक एंड पेंट वर्क्स लिमिटेड को सौंपा, जिसका नाम बाद में मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड हो गया। 1962 के तीसरे आम चुनाव से भारत सरकार की यही कंपनी मतदान के लिए अमिट स्याही का उत्पादन कर उसे चुनाव के लिए उपलब्ध कराती है। हालांकि NPL को आज भी अमिट स्याही की रॉयल्टी मिलती है। पेटेंट नुस्खे के मुताबिक अमिट स्याही का मुख्य घटक सिल्वर नाइट्रेट है, जो मानव त्वचा के लिए हानिकारक नहीं है। यही रसायन स्याही के निशान को उभारता है। सिल्वर नाइट्रेट और त्वचा के प्रोटीन की प्रतिक्रिया से त्वचा पर गहरा निशान बन जाता है। यह निशान तभी हटता है जब नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं। यानी 40 सेकेंड में सूख जाने वाली इस स्याही को आप पानी, साबुन, तेल का उपयोग कर नहीं मिटा सकते। ये समय के साथ खुद मिट जाती है। भारत की ये अमिट स्याही 25 देशों को निर्यात की जा रही है। यानी दूसरे देश भी अपनी इस जरूरत के लिए भारतीय अमिट स्याही पर ही भरोसा करते हैं। अमिट स्याही का मूल नुस्खा 6 दशकों बाद भी नहीं बदला है। हालांकि NPL के शोधकर्ता इस स्याही के अपग्रेडेशन पर काम करते रहते हैं। पिछले 3 साल में शोधकर्ताओं ने एक नेक्स्ट जनरेशन अमिट स्याही का विकास किया है, जो आंखों से दिखाई नहीं देगी और एक खास उपकरण द्वारा इसे देखा जा सकता है। इस स्याही को उंगली पर लगाते ही ये सूख जाती है और कुछ ही पलों में अदृश्य हो जाती है। इस स्याही के बाकी गुण अमिट स्याही की तरह ही हैं, यानी इसे मिटाया नहीं जा सकता। हाल ही में इस स्याही का इस्तेमाल CSIR हेडक्वार्टर में सोसाइटी इलेक्शन में भी किया गया है। हालांकि अभी ये परीक्षण के स्तर पर है। ये अनुसंधान और विकास हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाने में देश के वैज्ञानिकों की ऐतिहासिक भूमिका और मौजूदा प्रतिभा को उजागर करता है। हमने आपको ऐसे आविष्कारों के बारे में बताने की शुरुआत की है जिन्होंने दुनिया बदल दी। ऐसे माइलस्टोन आविष्कार जिनके आधार पर मानव विकास हुआ और हमारी तकनीकी समझ बढ़ी। पिछले हफ्ते हमने आपको पत्थरों के औजारों की कहानी बताई। आज देखते हैं मानव ने किस तरह आग को नियंत्रित करना सीखा।
यह तय करना तो बहुत मुश्किल है कि आग की खोज कब हुई थी, क्योंकि आधुनिक मानव के विकसित होने से बहुत पहले से होमो इरेक्टस द्वारा आग पैदा की जा रही थी। यानी मानव ने पत्थरों के घर्षण से आग जलाना सीख लिया था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम और विकास का कोई लिखित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन आदिमानव के तौर तरीके और व्यवहार को नजर में रखते हुए वैज्ञानिकों ने निर्धारित किया है कि हो न हो इसके लिए मानव ने आग से जुड़ी प्राकृतिक घटनाओं को देखा होगा और वहीं से उसे आग जलाने और आग के उपयोग का आइडिया आया होगा। पुरातात्विक अध्ययनों से पता चलता है कि अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पहले अग्निकुंडों का उपयोग होता था। वहीं जीवित रहने के लिए एक जरूरी उपकरण और समाधान के रूप में आग का उपयोग यूरोप में लगभग 4 लाख साल पहले हुआ था। नियंत्रित अग्नि का निर्माण मानव के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम था। आग ने प्रारंभिक मानव के सामाजिक व्यवहार को आकार देने में मदद की, क्योंकि खाना पकाने के लिए लोगों को स्थान साझा करने और सामाजिक तौर तरीके की आवश्यकता होती थी। आग ने एक तरफ सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया, वहीं दूसरी तरफ आग ने पके हुए भोजन खाने की आदत डाली, जिसे मानव के सामाजिक उत्थान में एक मील का पत्थर कहा जा सकता है। माना जाता है कि जब एक बार होमो इरेक्टस प्रजाति ने पका हुआ भोजन खाना शुरू कर दिया तो उनके शरीर के लिए इसे पचाना आसान हो गया और पीढ़ी दर पीढ़ी स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मस्तिष्क की संज्ञानात्मक क्षमता विकास के लिए जरूरी पोषण मिलता चला गया। आग के चारों ओर इकट्ठा होने से इन प्रारंभिक मनुष्यों में संस्कृति और सामाजिक भावना विकसित हुई। हो सकता है साझा सांप्रदायिक स्थान और भोजन ने मनुष्यों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की जरूरत को बल दिया हो, जिससे भाषा विकसित होने में मदद मिली। तो देखा आपने, शुरुआती मानव ने किस तरह प्रकृति से सीखते हुए प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के समाधान तलाशे और यही शुरुआती नवाचार किस तरह मानव सभ्यता को विकसित करने में सहायक साबित हुए। और इस वक्त विज्ञान जगत में क्या कुछ नया हो रहा है, जानने के लिए नजर डालते हैं विज्ञान जगत की ताजा गतिविधियों पर। आने वाली गर्मियों में तापमान और ह्यूमिडिटी पिछले रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जी हां, पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स जर्नल में प्रकाशित एक सांख्यिकीय विश्लेषण के मुताबिक वैज्ञानिकों ने संभावना जताई है कि अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के चलते वैश्विक तापमान के बीच परस्पर क्रिया हो रही है। उससे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तापमान और आर्द्रता और बढ़ सकती है। इनमें भारत सहित अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका, फ्लोरिडा, टेक्सास और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा हिस्सा शामिल है। यह भविष्यवाणी विशेष रूप से उष्ण कटिबंधीय गर्मी और आर्द्रता पर अल नीनो के प्रभाव के बारे में वैज्ञानिकों की वर्तमान समझ पर आधारित है। अल नीनो प्रभाव जमीन से कई किलोमीटर ऊपर वायुमंडलीय तापमान नियंत्रित करता है, जिससे जमीनी स्तर पर गर्मी और आर्द्रता तय होती है। अल नीनो के उच्चतम प्रभाव, जिसे शिखर कहते हैं, उसके लगभग 5 महीने बाद ये ऊपरी स्तर का तापमान सबसे गर्म होता है। सबसे हालिया शिखर दिसंबर 2023 में आया। शोधकर्ताओं ने अपने विश्लेषण में निष्कर्ष निकाला है कि 2023 का ये अल नीनो प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावशाली था, जिसे ओशनिक नीनो इंडेक्स पर 2.0 रेटिंग दी गई थी। इससे पता लगता है कि 2024 में उष्ण कटिबंधीय भूमि का औसत अधिकतम वेट बल्ब तापमान 26.2 डिग्री सेल्सियस होगा। इससे 68% संभावना है कि गर्मी के रिकॉर्ड टूट सकते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो अगले सप्ताह में गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल के लिए महत्वपूर्ण एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण की योजना बना रहा है। ये महत्वपूर्ण परीक्षण भारत की महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए तैयारी के चरणों का हिस्सा है। अंतरिक्ष यात्रियों की अंतरिक्ष से सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया क्रू मॉड्यूल
भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर का उपयोग करके लगभग 3.5 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया जाएगा। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पैराशूट प्रणाली की कार्यक्षमता और वापसी के दौरान कैप्सूल की समग्र स्थिरता और सुरक्षा का आकलन करना है। क्रू कैप्सूल को छोड़े जाने पर पैराशूट की तैनाती की एक श्रृंखला से गुजरना होगा, जिसका समापन बंगाल की खाड़ी में एक नियंत्रित स्प्लैश डाउन में होगा। यह परीक्षण मॉड्यूल के सुरक्षा उपायों और परिचालन क्षमताओं को मान्य करने में महत्वपूर्ण है। ये एयर ड्रॉप परीक्षण केवल एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल को बनाए रखने के लिए इसरो की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये गगनयान मिशन की पहली मानव रहित कक्षीय उड़ान से पहले अंतिम प्रमुख तैयारी गतिविधियों में से एक है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी नई पुरानी रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।